तो हाँ जी मेरे दोस्तों। तो यार भाई कैसे हैं आप सब। आई होप यार आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और भगवान की आपके ऊपर बहुत ही कृपा होगी। आपका अगर सी डी एस एन डी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो आ रहा है। आई होप आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं भाई, है ना। तो यार ये सीरीज़ में हम नेक्स्ट क्लास ले आए हैं अपनी। क्या सीरीज़ है ये, जैसे हर बार बताता हूँ अभी भी बताऊँगा। हम लोग डिफेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी आपके करंट अफेयर्स होते हैं वो करते हैं वीकली। पहले हम ये सीरीज़ डेली करते थे, बट मेरी सीरीज़ में क्या गोल क्या रहता है मेन, कि भाई मैं आपको क्वालिटी करंट अफेयर्स दूं। बस ऐसा नहीं कि भाई बस कंटेंट देने के नाम पे बहुत कुछ भी दिए जा रहा हूँ। आपके डिफेंस एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा प्रिडिक्टेबल करंट अफेयर्स आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि डेली बेसिस पे चीज़ें आए जा रही हैं। इसलिए मैंने वो बंद करके वीकली स्टार्ट कर दिया, ताकि क्वालिटी वही चीज़ें जो आपको पढ़नी हो वही पढ़ें। और इसका मेन एम यही है ना सीरीज़ का, कि आपको खुद से न्यूज़पेपर ना पढ़ के ऐसी सीरीज़ से आपको करंट अफेयर्स कवर हो जाएं। तो सब कुछ तो देने का कोई मतलब है नहीं। क्वालिटी चीज़ें हम करते हैं, साथ के साथ हम लोग स्टैटिक भी करते हैं, जो आपके पेपर में आता है, कैसे क्वेश्चन बन सकता है इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, वो सब चीज़ें भी। उससे स्टैटिक पार्ट आपको मतलब या तो कुछ नया आएगा या फिर रिवाइज होगा, है ना। तो बताओ सर, इतना आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, क्या लाए हो आप, दिखाते हैं भाई। यस सर, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इज 475 ईयर्स ओल्ड वसाई कैथेड्रल विंस यूनेस्को अवार्ड। अब आपके बैंकॉक में यूनेस्को एशिया पैसिफिक की मीटिंग हुई थी, तो वहाँ पे हमारे महाराष्ट्र के एक चर्च को, कैथेड्रल 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 चर्च को अवार्ड मिला है। क्यों? ये है आपका वसाई कैथेड्रल चर्च। क्योंकि यहाँ पे लोगों ने कम्युनिटी बेस्ड रिवाइवल कराई। रिवाइवल बोलो या फिर रेनोवेशन बोलो, इस चर्च का कम्युनिटी बेस्ड मतलब सबने पैसे इकट्ठे करके चर्च को रिनोवेट करा। तो ये बहुत ही बढ़िया बात लगी यूनेस्को वालों को, मेरे को भी सही बात लग रही है ये तो इसलिए अवार्ड दिया है इसको। तो 2025 का ये अवार्ड है। 2025 का अवार्ड अनाउंस करा है अब जाके। इस चर्च को और क्या बोलते हैं बेसिकली, मेन जो उसका नाम है, वसाई कैथेड्रल नाम तो नहीं है इसका, इसका नाम है आर लेडी ऑफ ग्रेस। आर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल, ठीक है कहाँ पे ये? वसाई महाराष्ट्र में है, जैसा आपको क्लियर दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे वसाई नहीं लिखूंगा, महाराष्ट्र। अरे सर क्या कर रहे हो, मैं यार स्पेलिंग में बहुत ही ख़राब हूँ, देखो मैं सही बताऊँ तो, ठीक है। तो महाराष्ट्र के अंदर है भाई ये, बहुत बढ़िया सर। कम्युनिटी बेस्ड है। कम्युनिटी बेस्ड क्या करा है? कम्युनिटी बेस्ड रेनोवेशन करा है इसका, ठीक है। तो ये भी हम ध्यान रख सकते हैं, 2025 का इसको मिला है। कहाँ पे हुआ है ये? बैंकॉक के अंदर। बैंकॉक के अंदर एशिया पैसिफिक मीट हुई है, एशिया पैसिफिक एरिया की। तो यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड है, या फिर मैं इसको बोलूँगा यूनेस्को एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड्स। ये मीटिंग हुई, ये मतलब इनके अवार्ड फंक्शन या फिर मीट हुआ था। तो एक्चुअली एशिया पैसिफिक की 25th एनिवर्सरी थी। एनिवर्सरी 25th एनिवर्सरी थी, उसी के ओकेजन पे मीटिंग थी और वहीं पे अवार्ड दिया गया है। तो भाई ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मेरे हिसाब से, और ऐसी न्यूज़ के आने के चांस ना मेरे भाई सुन ले बढ़ जाते, तो ये ध्यान रखना है। महाराष्ट्र में वसई पालघर डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं, पालघर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, महाराष्ट्र के पालघर के अंदर। ये भी आप चीज़ ध्यान रखोगे तो बहुत ही बढ़िया बात होगी। तो ओवर एंड ओवर ये चीज़ें हैं जो आप अगर ध्यान रखोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, मेरे को भी बढ़िया लगेगा भाई। ठीक है सर, ये अच्छी न्यूज़ थी। नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट न्यूज़ दोबारा महाराष्ट्र से आ रही है भाई। महाराष्ट्र में क्या चल रहा है आजकल, जो इतना चल रहा। तो महाराष्ट्र से आ रही है भाई विलेज, एक विलेज है महाराष्ट्र की, उन्होंने अपनी ग्राम को, ग्राम पंचायत को, अपनी विलेज को कास्ट फ्री डिक्लेयर कर दिया है। मतलब वो लोग किसी कास्ट सुपरियोरिटी को या फिर कास्ट इन्फीरियोरिटी को नहीं मानेंगे। कोई कास्ट ऊपर है, कोई कास्ट नीचे है, उससे उनको कोई मतलब नहीं। ह्यूमैनिटी इज़ देयर ओनली कास्ट। कितनी बढ़िया बात है ना, कितनी बढ़िया बात। तो कास्ट फ्री विलेज है। क्या नाम है इस विलेज का? विलेज का नाम है सौंदाला।
मुझे नहीं पता हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट स्पेलिंग इसकी यही है शायद, साउन SOUNDALA, साउंडाला विलेज की बात है ये, विलेज है ना। और कहाँ पे है ये है अभिल्या नगर के अंदर है भाई ये। अभिल्या नगर का एक पुराना नाम था, वो अगर आप लोगों को पता होगा तो बताना। अभिल्या नाम का भी रिसेंटली तो नहीं, कुछ टाइम पहले ही इसका नाम चेंज हुआ, तो इसका ओल्ड नेम क्या है वो बताओ मुझे। ओल्ड नेम क्या है, ठीक है, वैसे ही इंजॉयमेंट के लिए, ठीक है। सौंदाला विलेज के अंदर अभिल्या नगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये काम हुआ है, जो बहुत बढ़िया काम है। अब ये काम करा किसने है, क्या स्टेट गवर्नमेंट ने करा है या ग्राम सभा ने करा है, किसने करा है? ये करा है ग्राम सभा ने, अ रेजोल्यूशन बाय ग्राम सभा, ठीक है। तो हो सकता है ऐसे पूछ ले, बाकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो उनकी ग्राम सभा ने ये रेजोल्यूशन निकाला है, ठीक है सर। बहुत बढ़िया बात आपने हमें बताई, तो ये ध्यान रखेंगे। सौंदाला विलेज, नो कास्ट, कहाँ पे पड़ती है? अभिल्या नगर में, महाराष्ट्र में, है ना। बहुत बढ़िया बात है सर, आगे बताइए। आगे है भाई मेंटल डीकोलोनाइजेशन, देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ भी। आप सभी को पता है कि जो आपके दिल्ली एरिया है वो किसने डिज़ाइन करा था? ल्यूटेंस दिल्ली बोलते हैं हम, जो सेंट्रल एरिया है उसे ल्यूटेंस दिल्ली बोलते हैं। CP वगैरह, राष्ट्रपति भवन, ये सारा है ना, सिविल लाइंस। ल्यूटेंस दिल्ली क्यों बोलते हैं? लुटियंस दिल्ली क्योंकि लुटियंस ने ही इसको डिज़ाइन करा था, और लुटियंस का ही बस्ट लगा हुआ था। बस्ट क्या होता है? जो धड़ वाला हिस्सा, मतलब कमर से ऊपर स्टैचू क्या होता है पूरा ऊपर से नीचे तक, और बस्ट हम बोलते हैं कमर से ऊपर वाला हिस्सा। तो लुटियंस का दिल्ली में बस्ट भी लगा हुआ था। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या करा, इस बस्ट को हटाकर हमने C राजा गोपालाचारी जी का बस्ट लगा दिया है। चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी इनका ये पूरा नाम है। तो इसको बोला जा रहा है दैट इट इज़ मेंटल डीकोलोनाइजेशन, कि भाई डीकोलोनाइजेशन तो हमारी 1947 में कंप्लीट हो गई थी, बट हमारे दिमाग में अभी भी अंग्रेजी सभ्यता है। तो है तो सही यार, अब इतने सालों से, क्योंकि जैसे दी फॉरमोस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट इज़ इंग्लिश, है ना। इंग्लिश तो सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरी दुनिया में ही जहाँ जहाँ कॉलोनाइजेशन हुई थी तो इंग्लिश उनके अंदर बस गई है, और एक मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन बन गया है लोगों के बीच में। तो डीकोलोनाइजेशन, ये मेंटल डीकोलोनाइजेशन इसे बोला जा रहा है। तो C राजा गोपालाचारी कौन है ये, इनके बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट फिगर हैं किसमें, हमारे फ्रीडम फाइटिंग में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट फिगर हैं इन दी फ्रीडम फाइटिंग स्ट्रगल ऑफ इंडिया, है ना, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। क्या है सर इनके बारे में, ऐसा बताते हैं पहले। इनको सबसे पहले तो क्या बोला जाता था? राजा जी भी बोला जाता था। राजा जी नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये वाला पार्क कहाँ पर है? इन्हीं के नाम पे बना हुआ है वो मुझे बताओ, ये कहाँ पर है वो पार्क? मैंने बता दिया कि उनके नाम पे ये बना हुआ है। जो ये थे कांग्रेस के पार्ट थे, बिल्कुल सर। कांग्रेस पार्टी जब बनी थी उसके बाद थोड़ी टाइम बाद, काफ़ी टाइम बाद ये उनके पार्ट बने थे, इंडिपेंडेंस से पहले ही, ठीक है सर। गांधी जी के बहुत बड़े शिष्य थे, है ना, गांधी जी को बहुत मानते थे। अब क्या था इनके बारे में, जो सबसे हाईलाइटेड चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल एवर। दो स्टेटमेंट बनेंगी इसकी, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल भी बोल सकता हूँ, या फिर इंडियन गवर्नर जनरल एवर। सिर्फ यही इकलौते एक इंडियन गवर्नर जनरल थे, तो मैंने दोनों चीज़ एक ही में मिक्स कर दिया, ठीक है। उसके बाद कोई इंडियन नहीं बना, और उसके बाद कोई गवर्नर जनरल भी नहीं बना, तो इंडिपेंडेंस के बाद। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे? माउंट बैटन, है ना, जो माउंट बैटन प्लान लाए थे, और 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट उन्होंने ही हेल्प करी थी लाने में। तो वो थे गवर्नर जनरल, और इंडिपेंडेंस के बाद बने ये, कुछ टाइम तक रहे, ठीक है सर, ये बोलेंगे। अब इनको हम लास्ट गवर्नर जनरल भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसके बाद ये पोस्ट ही हटा दी गई थी, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बिल्कुल सर, ये भी एक पॉइंट बनता है, कंफ्यूज करके पूछ सकता है, ठीक है सर। ये बातें आपने बताई। अब ये बहुत सारी फ्रीडम स्ट्रगल्स में थे,
बहुत सारी फ्रीडम स्ट्रगल्स में थे, जैसे कि ही वॉज अ पार्ट ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह। तो सॉल्ट सत्याग्रह का पार्ट तो थे, बट सॉल्ट सत्याग्रह के बारे में आपको पता होगा कि जब सॉल्ट सत्याग्रह हो रहा था, दांडी मार्च हो रहा था, तो पैरेलरली पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पे और भी डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे थे। ठीक है, नमक का कानून बहुत जगह पे तोड़ा जा रहा था। तो ऐसे ही राजा गोपालाचारी भी अपना काम कर रहे थे कहीं रह के। कहाँ पे ये नमक का कानून तोड़ रहे थे? ये तोड़ रहे थे विदर्नयम। ये आपका तमिलनाडु के अंदर जगह है, विदर्नयम। तो विदर्नयम करके तमिलनाडु के अंदर जगह है, वहाँ पे इन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह करा। राजा गोपालाचारी उसको लीड कर रहे थे। सॉल्ट सत्याग्रह, देखो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपकी मॉडर्न हिस्ट्री से लिंक करके चीज़ों को पूछा जा सकता है ना। इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड, बहुत हाईलाइटेड न्यूज़ थी ये, काफ़ी चली थी। तो यहाँ का सॉल्ट सत्याग्रह इन्होंने, विदर्नयम सॉल्ट सत्याग्रह इन्होंने लीड करा था। बिल्कुल सर, मैं इसके लिए एक और पेज ऐड कर दूंगा। ही वॉज पार्ट ऑफ लॉट ऑफ मूवमेंट्स। कौन कौन से मूवमेंट के पार्ट थे ये? रॉलेट एक्ट के, रॉलेट मूवमेंट था ना, जो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट था, ठीक है ना। ही वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह, मैंने बता दिया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन के भी ये पार्ट थे। तो ये मेजर्स इन्होंने एजिटेशंस करे अगेंस्ट गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट, या फिर फ्रीडम स्ट्रगल्स के ये पार्ट थे। इन फ्रीडम स्ट्रगल्स के ढंग से पार्ट थे, ये बोलेंगे हम। ठीक है सर, ये भी ध्यान रख लिया। और सर इनके बारे में क्या बताओगे? और पार्ट थे ये, एक वायकॉम सत्याग्रह था। वायकॉम सत्याग्रह। अभी वायकॉम सत्याग्रह क्या था सर, हमें ये बता दो आप, और कुछ मत बताओ। ठीक आ रही है क्या इमेज? ठीक है सर, आ रही है सही। वायकॉम सत्याग्रह क्या था? वायकॉम सत्याग्रह में क्या था कि आपकी साउथ इंडिया के अंदर जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको टेम्पल एंट्री नहीं करने दी जाती थी, है ना। तो उसके अगेंस्ट ये मूवमेंट था। तो ये उसके पार्ट थे। तो इसे मैं बोलूँगा टेम्पल एंट्री फॉर लोअर कास्ट, टेम्पल एंट्री फॉर लोअर कास्ट, ये उसके भी पार्ट थे। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यही लाए थे वो थे राजाजी फॉर्मूला। ये पूछा भी गया है कि क्या होता है ये फॉर्मूला। एक्चुअली हुआ क्या था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो उससे पहले कांग्रेस वगैरह ने रिवोल्ट करा था कि भाई हमारी रिसोर्सेज, हमारे लोग क्यों इस वर्ल्ड वॉर का पार्ट बने। तो ब्रिटिश प्रेशर में आ गए थे और यूएस ने भी प्रेशर डाला था कि भाई इंडिया का सपोर्ट लेना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने बोला था कि हाँ भाई, इस वर्ल्ड वॉर के बाद हम आप लोगों को इंडिपेंडेंस दे देंगे, या फिर हम आप लोगों को ऑटोनोमस बना देंगे, खुद आप अपने रूल्स रेगुलेशन बना सकते हैं। इंडिपेंडेंस का तो उनका कोई मन नहीं था देने का। बट फिर हमने बहुत सारे, देखो इतने सारे स्ट्रगल्स वगैरह करे, जो लास्ट में हमने उसी दौरान करा था, क्विट इंडिया मूवमेंट करा। तो फिर ब्रिटिशर्स ने भेजना स्टार्ट करा कि हाँ भाई, अपने यहाँ से पार्लियामेंट के लोग भेजे कि जाओ वहाँ बात करो और इंडिपेंडेंस का प्रोसेस स्टार्ट करो। तो सबसे पहले आया आपका क्रिस्प मिशन आया। क्रिस्प मिशन आया, उसने बात करी, बात बनी नहीं। क्रिस्प मिशन ने कहा कि हम आपको ऑटोनोमस नेशन बना देंगे, फुल इंडिपेंडेंस नहीं दे रहे, तो नई बात बनी। उसके बाद आपका वहाँ दिक्कत चल रही थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। मुस्लिम लीग कह रही थी हमें तो अपना देश चाहिए, कांग्रेस कह रही थी पागल हो गए हो क्या, अपना देश चाहिए। तो ऐसी बातें चल रही थी। तो ब्रिटिशर्स ने फिर भेजा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन ने, ब्रिटिशर्स ने बोला कि भाई कोई दो नेशन नहीं रहेंगे, एक ही नेशन रहेगा, इंडिया। तो और आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना दी। तो पाकिस्तान वगैरह ने वहाँ रिवोल्ट करा। फिर पाकिस्तान का रिवोल्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, है ना। उन्होंने क्या नाम है, पाकिस्तान रेजोल्यूशन निकाल दिया। और फिर बंगाल में बहुत सारे मूवमेंट, बहुत सारे पाकिस्तान रेजोल्यूशन तो पहले ही हो गया था, उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे करा, जो कि जिसमें बहुत सारा वायलेंस हुआ था बंगाल में, जहाँ जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो ये सब देखते हुए कांग्रेस को भी घुटने टेकने पड़ गए कि यार ठीक है, अगर आप पार्टीशन ही चाहते हो तो हम पार्टीशन दे देते हैं आपको। तो उसी दौरान राजा जी ने अपना एक फॉर्मूला निकाला, क्योंकि बात बन नहीं रही थी कहीं।
क्या आपका क्रिस्प मिशन आया, कैबिनेट मिशन आया, फाइनल बात नहीं हो रही थी कि इंडिपेंडेंस दी कैसे जाए, तो राजा जी भी स्टेप इन करे। उनका फॉर्मूले के हिसाब से उन्होंने बोला मुस्लिम लीग सपोर्ट करे कांग्रेस को इंडिपेंडेंस में। पहले आप ब्रिटिशर से इंडिपेंडेंट ले लो, उसके बाद तो पहला पॉइंट क्या था, मुस्लिम लीग टू सपोर्ट कांग्रेस इन इंडिपेंडेंस। आप इंडिपेंडेंस ले लो ब्रिटिशर से, फिर हम सेकंड पॉइंट है मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में प्लेबिसाइड करा देंगे। प्लेबिसाइड मतलब वहाँ की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वहाँ से वोटिंग करा देंगे। अगर मुस्लिम पॉपुलेशन को अलग देश चाहिए होगा, वो वोटिंग उसके लिए वोट करेंगे तो अलग देश मिल जाएगा, अगर नहीं चाहिए होगा तो फिर एक ही देश रहेगा, फिर आपको हम क्यों दें। तो दूसरी पॉइंट उन्होंने बोला प्लेबिसाइड। प्लेबिसाइड मतलब होता है वही वोटिंग जो मैंने बोला, अलग देश बनाने के लिए, फॉर टू नेशंस। ठीक है ना, पहले आप इंडिपेंडेंस के लिए सपोर्ट करो कांग्रेस को, उसके बाद प्लेबिसाइड ले लेना आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये दो पॉइंट दिए राजा जी ने। ये फॉर्मूला आया था आपका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1944 के अंदर आया था शायद राजा जी फॉर्मूला। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी was famous for all these things, or we can say that he was involved in all these things pre-independence। पोस्ट इंडिपेंडेंस भी वो काफ़ी, देखो उसके ऊपर तो कितना सारे चीज़ हो गई। वो गवर्नर बने बंगाल के, गवर्नर बने थे, सीएम बने थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सीएम गवर्नर बने थे बंगाल के, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर बने बंगाल के। और पोस्ट इंडिपेंडेंस ही वो इलेक्शन लड़ने के बाद ही वॉज सीएम ऑफ मद्रास। तो मतलब बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर है यार, ऐसे छोटी मोटी फिगर नहीं, बहुत ही बड़े फिगर। अगर कंपेयर करें तो हम गांधी जी के लेवल तक के बड़े फिगर हैं, तो पता होना चाहिए। इनकी एक पार्टी थी, उन्होंने फाउंड करी थी पोस्ट इंडिपेंडेंस ही, कांग्रेस से अलग होकर, बाद में थोड़ा अलग हो गए थे, डिफरेंसेस हो गए थे कांग्रेस से। वो पार्टी का नाम था स्वतंत्र पार्टी, स्वतंत्र पार्टी। अब ये पार्टी फंक्शनल नहीं है, इनके बाद ये फंक्शनल नहीं रह पाई इतनी, बट इस पार्टी के फाउंडर थे। तो देखो इतनी सारी इंफॉर्मेशन है इनके बारे में जो मैंने आपको बताई है स्पेशली, तो आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे इन्हें। आपकी हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है, करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताई दिया है। अब यार ये सब चीज़ें, इतनी इन्फॉर्मेशन मैंने डाली हुई हैं, इसका मतलब ये है कि आपको ना भाई ये रिवाइज भी करनी है एक बार। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है भाई, ये मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है, स्कैन करके आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब क्या है उसका कि आप लोगों को सिर्फ एक बार पढ़ने से या वीडियो देखने से कोई बात बनेगी नहीं, मज़ा नहीं आएगा, या फिर ये प्रोसेस नहीं है जिससे आपको लर्न हुआ। आपको इसकी पीडीएफ इस ग्रुप पे जाके मिलेगी क्लासेस की, और आप उसको एक बार गो थ्रू ज़रूर करो। सुबह पढ़ रहे हो तो इससे शाम को पीडीएफ देखो, शाम को पढ़ रहे हो तो सुबह पीडीएफ ज़रूर देखो, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लस मैं ग्रुप के अंदर आपको डेली बेसिस पे पैम्फलेट्स देता हूँ अपनी कुछ, उन पैम्फलेट्स में आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे एक पैम्फलेट आती है, 1 2 या 3, उसकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं, इंटरेस्टिंग वे में कवर होती हैं, जो आपको बोरिंग नहीं लगेगा पढ़ने में। साथ के साथ कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल दिखता है वो भी शेयर करता हूँ, और डेली की अपडेट्स भी देता रहता हूँ, तो आपका फ़ायदा ही है। तो और कुछ नहीं, तो मेरा कहने का मतलब है इस पीडीएफ को ज़रूर रिवाइज करो, और कुछ करो मत करो, आपको कहीं से भी मिले, और वो बेस्ट सोर्स यही है। ठीक है सर, ये आपने बता दिया। तो ये था सी राजा गोपालाचारी जी के ऊपर उनकी कथा पूरी, है ना। नेक्स्ट देखते हैं सर, नेक्स्ट आपके पास क्या है। हाँ यार एक चीज़ और मैं भूल गया इनके बारे में बताने में, कि भाई ही वॉज दी अमंग दी फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ क्या, ही वॉज दी फर्स्ट ऑफ भारत रत्न। भारत रत्न के फर्स्ट वन अमंग्स द 3 रेसिपिएंट्स ऑफ भारत रत्न कब मिला था, 1954 में। ठीक है, 1954 में इन्हें पहली बार भारत रत्न जो मिला था वो इन्हें ही मिला था, प्लस इनके साथ 2 लोगों को और मिला था, +2 पीपल।
कौन थे वो 2 लोग, ये मुझे एक बार कमेंट में भाई ज़रूर बताओ, है ना। इतना तो मैं तुमसे पूछ ही सकता हूँ भाई, इतना तो बता दे कौन थे वो 2 लोग। इतनी इन्फॉर्मेशन निकाल के लाया हूँ तुम्हारे लिए, तो इतना ज़रूर बताओ मुझे कौन थे भाई वो 2 लोग। चंद्रशेखर जी थे क्या एक, तो बताओ मुझे यार। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है इनके बारे में। अभी इंडिया ने ऑपरेशन, हमारे पाकिस्तान के साथ कन्फ्लिक्ट हुए अभी, उसको हम फुल फ्लेज वॉर तो नहीं कह सकते, ध्यान रखना, इसको वॉर मत बोलना। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है एक स्क्रिमिश है, इट इज़ अ कन्फ्लिक्ट बोल सकते हैं, वॉर नहीं थी, फुल फ्लेज वॉर, इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं हुई थी। तो इसके बाद इंडिया ने अपनी काउंटर टेरर पॉलिसी पब्लिश करी, MHA मतलब होम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। देखो यार, जब मैं वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, लाइट होती है बहुत ज़्यादा, तो ना लैपटॉप ग्लासेस का मेरे को यूज़ कर लेना चाहिए, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होते हैं ना, स्ट्रेन नहीं पड़ता आँखों पे। तो मेरे ग्लासेस नहीं लग रहे भाई, ये लैपटॉप ग्लासेस हैं मेरे, तो पढ़ाकू लगता हूँ मैं बहुत। तो ये प्रहार आपकी नाम है किसका, फर्स्ट काउंटर टेरर पॉलिसी का। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इंडिया ने निकाली है अपनी काउंटर टेरर पॉलिसी, इसका नाम यह है प्रहार। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कुछ नहीं है, आपको इतना कुछ याद नहीं रखना, बस व्हाट इज़ प्रहार पूछ सकता है। इंडिया रिलीज इट्स काउंटर टेरर पॉलिसी, व्हाट इज़ इट्स नेम, इतना ध्यान रखना बस। कि ऐसा नहीं है, दुनिया में पहली बार हुआ है, बहुत सारी डेवलप कंट्रीज़ के पास उनकी काउंटर टेरर पॉलिसी होती है। उसमें लिखे रखते हैं, पूरा एक्सप्लेन करा होता है कि यार ऐसा होगा तो हम लोग क्या क्या मेथड्स या क्या क्या वे आउट्स अपनाएंगे, कब वॉर करेंगे कब वॉर नहीं करेंगे, तो ये सब चीज़ें। तो USA के पास है, और आपका UK के पास भी है, तो ये ध्यान रख सकते हैं आप। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, मेरे को बार बार बोलने की ज़रूरत है नहीं, इसमें जो मैं पढ़ाता हूँ इंपॉर्टेंट ही होता है, चाहे मैं वीक की 4 न्यूज़ पढ़ूँ, बट आपकी सारी आने लायक होती हैं एग्ज़ाम में। मोदी जी के बारे में मैं आपको क्या बताऊँ, मोदी जी वेंट टू इज़राइल, इज़राइल गए मोदी जी। अब जब भी हमारे PM साहब कुछ काम करते हैं, PM प्रेसिडेंट साहिबा, PM साहब, तो वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आपके एग्ज़ाम में दिखने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो देखते हैं इस बार क्या हुआ है। वो विज़िट करी उन्होंने, तो विज़िट के टाइम पे क्या हुआ। पहली बार तो एक फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो उनके पार्लियामेंट में गए और पार्लियामेंट को एड्रेस करा, एक स्पीच दी। उनके पार्लियामेंट का नाम क्या होता है, उसको बोलते हैं केनेसेट। मेरे को इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, नेसेट बोलते हैं शायद, नेसेट कि नेसेट, जो भी है, ये इसके पार्लियामेंट का नाम है, ठीक है। पार्लियामेंट ऑफ इज़राइल इसका नाम है, केनेसेट। तो यहाँ पे जाके इन्होंने स्पीच दी, और वहाँ पे एक अवार्ड मिला इन्हें, जो कि पहला ऐसा अवार्ड था, मतलब पहला ही अवार्ड बना, और वो पहली बार ही PM साहब को ही मिला। तो फर्स्ट, तो अवार्ड का नाम था आपका मेडल ऑफ केनेसेट, मेडल ऑफ केनेसेट। ये फर्स्ट रेसिपेंट, PM मोदी बने इसके फर्स्ट रेसिपेंट, इट्स फर्स्ट रेसिपिएंट, इट्स फर्स्ट रेसिपिएंट। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है चीज़, मेडल ऑफ केनेसेट। केनेसेट है क्या, इनके पार्लियामेंट का नाम है वो केनेसेट। वहाँ गए, वहाँ पहले PM बने इंडिया के, जिन्होंने वहाँ पे एड्रेस दिया और उनको मेडल मिला। तो सर ये सब तो इम्पॉर्टेंट बात है, हाँ जी बिल्कुल है, मैं तो मना ही नहीं कर रहा। एक चीज़ और है, वहाँ पे ये एक मॉन्यूमेंट बोलूँगा या फिर नेशनल इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे गए, उसका नाम है यद वशेम, यद वशेम, जो भी यार इसको प्रोनाउंस करेंगे, आई एम बैड विथ स्पेलिंग्स एंड ऑब्वियसली इट्स नॉट माई नेटिव लैंग्वेज, तो प्रोनाउंसिएशन तो मुझे नहीं पता। तो ये इनकी यद वशेम पे गए। ये यद वशेम है क्या, ये हॉलोकास्ट के जो लोग थे, हॉलोकास्ट हुआ था अगेंस्ट आपका जूइश, जो उनको वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हिटलर वगैरह ने जू लोगों के साथ गलत करा था, उनको मारा था, जला दिया था। हॉलोकास्ट मतलब होता है जलाना, हॉलोकास्ट मेमोरियल है उनका, ठीक है। तो जू लोग भूलना नहीं चाहते जो उनके साथ हुआ था। ऐसे प्यार से रहो यार, हेटरेट से क्या ही होता है। हेटरेट से आप कभी किसी की
थिंकिंग को चेंज नहीं कर सकते, आप ज़िंदगी भर लड़ते रहेंगे, प्यार ही है, टाइम लगेगा बट प्यार से ही दुनिया चलेगी यार। तो हॉलोकास्ट मेमोरियल है, यहाँ पे पीएम साहब गए। तो ये चीज़ें आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज़ दिस यद वसीम, ये हॉलोकास्ट मेमोरियल है, इज़राइल में है। वो मेडल ऑफ केनेसेट इनमें से किसको मिला, केनेसेट है क्या, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट देखते हैं सर, एक्सरसाइज वायु शक्ति। अभी हमारी एक्सरसाइज वायु शक्ति हुई, ऑब्वियसली आपकी एक्सरसाइजेज आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी हो रही है आपकी कंट्री के अंदर। तो एक्सरसाइज वायु शक्ति हुई है भाई पोखरान में। ऑब्वियसली किसकी एक्सरसाइज है, इंडियन एयर फोर्स की। तो अच्छी एक्सरसाइज हुई है, काफ़ी बढ़िया, पोखरान में हुई है। अब ये पीएम साहिबा भी गई थी इसे देखने, जैसलमेर के अंदर, पोखरान जैसलमेर वायु शक्ति। ठीक है सर, इसमें कुछ ज़्यादा आपको नहीं याद रखना कौन सा एयरक्राफ्ट था क्या था, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्सरसाइज पता हो बहुत बढ़िया है। INSV कुंदनिया कंप्लीट्स इट्स वॉयज। अब देखो यार, ये एक ऐसी न्यूज़ है जो मैं कम से कम 3 बार कवर कर चुका हूँ अपने डेली वारी सीरीज़ के अंदर। अब इसके अंदर दोबारा रिपीट हुई है आपके न्यूज़पेपर में, तो मैं दोबारा कवर कर रहा हूँ। देखो हम यही करते हैं इन सीरीज़ के अंदर, है ना, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ बार बार फ्रंट पेज पे आ रही है, बार बार अच्छा खासा एरिया कवर कर रही है न्यूज़पेपर का, तो ऑब्वियसली वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। और मैं कोशिश यही करूँगा वो बार बार कवर करूँ, क्योंकि काम यही है भाई, क्वालिटी चीज़ को बार बार करवाना, क्योंकि यही आएंगी। वही 100 से 200 न्यूज़ का पैकेज होता है, उन्हीं में से आती हैं आपकी, एक दो तो वो उल्टी फुल्टी देते ही हैं यार, 2-3 न्यूज़ तो, क्योंकि यूपीएससी का स्टैंडर्ड मेंटेन करना है ना। मेरी वीडियो देखो जाके, जिसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन करा है करंट अफेयर्स वगैरह कैसे आते हैं, कहाँ से और क्या करना चाहिए। तो INSV कुंदनिया के बारे में ये पता होना चाहिए, ये एक इंडियन नेवी का शिप है, वेसल है, शिप नहीं बोलूँगा मैं इसे, का वेसल है। INSV की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन नेवल सेलिंग वेसल, इंडियन नेवल सेलिंग वेसल है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब इसके बारे में और क्या बात पता होनी चाहिए आपको, कि ये पहली बार ऐसा हुआ था कि हमने अपनी एंशियंट इंडियन टेक्निक्स यूज़ करी थी। यार इसमें ना क्या ब्लर ब्लर हो रहा, क्या बात है सर, ये आपकी कोई बात ही नहीं है, थोड़ा साफ कर लूँ। गुड। तो इसके अंदर आपकी एंशियंट इंडियन मेथड्स यूज़ करे गए थे। आप सबको पता है कि शिवाजी महाराज के टाइम पे इंडिया वॉज आ, या फिर वो वाला रीजन वॉज आ, मैं बोलूँगा शिपिंग माइट, है ना, हमारी शिप मेकिंग टेक्नोलॉजी, शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया थी। ऑब्वियसली हमने पोर्तुगीज़ वगैरह से भी बहुत सीखा था, बट अच्छी खासी थी। तो एंशियंट मेथड यूज़ करा है हमने। क्या है वो एंशियंट मेथड्स, कि जो शिप के प्लैंक्स होते हैं ना, जिससे जोड़ते हैं, वो हमने कोई ग्लू वगैरह उससे नहीं यूज़ करे, स्टिच करे हैं हमने, स्टिच्ड प्लैंक्स, स्टिच्ड प्लैंक्स। बहुत बढ़िया सर, ये टेक्निक यूज़ करी है। और हमने एंशियंट रूट ही लिया है, ये हमारा पुराना एंशियंट रूट था इंडिया ओमान के बीच में। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ गई है ये, पोरबंदर गुजरात से लेके मस्कट तक, मस्कट ओमान। ठीक है, ये रूट है, एंशियंट रूट है ये भी इंडिया का, पहले से बहुत ज़्यादा ये यूज़ होता आ रहा है रूट। अब ये जो इनिशिएटिव है, ये किस किस का इनिशिएटिव है, देख भाई, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, क्योंकि इसमें पुरानी चीज़ें जुड़ी हैं, प्लस इंडियन नेवी ऑब्वियसली, और इसे बनाने में गोवा की छोटी सी इनोवेशन कंपनी है, वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, बट वो कंपनी का नाम है होदी इनोवेशंस। इन तीनों ने मिलके ये बनाई है भाई, है ना। तो होदी इनोवेशंस गोवा की एक छोटी सी कंपनी है, मेरे पीछे तो नहीं आ रही है, आ रहा है मेरे पीछे तो कोई नहीं, बट आप PDF देखना तो उसमें आ जाएगा। होदी इनोवेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और इंडियन नेवी, इन तीनों ने मिलके बनाई है। अच्छा, इसको 17 दिन तो लगे थे जाने में, और अराउंड 22 दिन लगे हैं आने में।
तो टोटल हो गए आपके 39 डेज का वॉयज हो गया पूरा। ठीक है मेरे भाई, तो INSV कुंदनिया के बारे में अब हुआ क्या फिर, जब ये आ गई वॉयज ख़त्म हो गया, इसको मुंबई में फ्लैग कर दिया गया, मतलब मुंबई के हार्बर पे लगा दिया गया और वहाँ पे इस पे तिरंगा झंडा फ्लैग कर दिया गया। अब ये ज़्यादातर वहाँ खड़ी रहेगी, थोड़ा बहुत ट्रिप मारेगी और मुंबई में ही बेस्ड रहेगी। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं कि भाई ये मुंबई में फ्लैग्ड हो गई है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ना मेरे भाई, मेरी सुन बात, ये आ जाएगा पेपर में। ये मैं और किसी के लिए ऐसे नहीं कहता, बट ये तो पेपर में आपको दिखेगा ही, आपके आने वाला CDS है ND है किसी में तो दिखेगा ही। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, आपकी इस बात को हम ध्यान रखेंगे। आगे बताओ, कुछ है तो है। तमिलनाडु लॉन्चेज इट्स फर्स्ट डार्क स्काई पार्क। डार्क स्काई पार्क हमने लद्दाख में भी एक सेंचुरी देखी थी 1-2 साल पहले, डार्क स्काई सेंचुरी। ये पार्क ऐसी जगह होती है जहाँ पे लाइट पॉल्यूशन नहीं होता, आपका लाइट पॉल्यूशन कम होता है, ना के बराबर होता है। लाइट पॉल्यूशन क्या होता है, जो मेरे साथ हो रहा है, तभी तो मैंने चश्मे पहन रखे हैं। लाइट पॉल्यूशन कि भाई अननेचुरल फालतू की लाइट, ये जो लाइट आप देख आपके साथ कमरे में जलाते हो, या फिर ट्रैफिक लाइट है जब गाड़ी में होते हो या फिर बाइक पे होते हो, आंखों में लगती है, दैट दिस इज अननेचुरल लाइट और आपकी आंखों को स्ट्रेन करती है। तो पॉल्यूशन ही हो गया एक तरह का, लाइट पॉल्यूशन जिसे हम बोलते हैं। तो वहाँ पे लाइट होती नहीं है, तो आप क्लियर स्काई देख सकते हो विदाउट एनी पॉल्यूशन। तो ये कहाँ पे करी है फर्स्ट डार्क स्काई पार्क, ये आपका करा है एक फॉरेस्ट रिजर्व है जिसका नाम है अरियूर शोला फॉरेस्ट रिजर्व। यार मेरी ना राइटिंग पे मत जाओ बस। अरियूर शोला फॉरेस्ट रिजर्व कहाँ पे है ये? कोहली हिल्स बोल दूँ सर इसे, बोल दे भाई। तो कोहली हिल्स में है ये अरियूर शोला फॉरेस्ट रिजर्व, और वहाँ पे वहाँ जाओगे आप लोग, और वहाँ पे आप लोग क्लियर स्काई देखोगे, जहाँ पे शायद आपकी गैलेक्सी भी दिख जाए, है ना। तो बढ़िया नाइट स्टार्स गेजिंग, स्टार्स वॉचिंग ऑब्जर्वेशन सेंटर खुला है फॉर टूरिज्म पर्पस, है ना, साइंटिफिक पर्पस नहीं। क्या पता साइंटिफिक भी हो, बट आपको बस इतना ध्यान रखना है ये जो चीज़ है कहाँ पे खुली है, तमिलनाडु में। यहाँ पे नो लाइट पॉल्यूशन है नहीं, यहाँ पे एस्ट्रो टूरिज्म बोलेंगे इसको हम, एस्ट्रो टूरिज्म। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है सर। नेक्स्ट देखो सर, ये आपकी अच्छी न्यूज़ थी तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है सर, रख लेंगे भाई नहीं सर। तो आपकी नेक्स्ट न्यूज़ है, एक आपकी ऑफिसर हैं कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की, साबा शॉल। शी हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू सुप्रीडेंट श्रीनगर सेंट्रल जेल। तो मतलब फर्स्ट वुमेन सुप्रीडेंटेंट ऑफ श्रीनगर सेंट्रल जेल। पहली बार कोई महिला अधिकारी श्रीनगर सेंट्रल जेल को संभालेगी, उसकी हेड बनी है एक तरह से। तो एक अच्छी न्यूज़ हो जाती है आपके एग्ज़ाम के लिए। मैं कौन हूँ, एक न्यूज़ कैचर हूँ, है ना। तो हम लोग न्यूज़ कैचर हैं, ढूंढते हैं। तो ये न्यूज़ कैच कर लिए सर, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नाम है साबा शॉल, कश्मीर की फर्स्ट सुप्रिटेंडेंट जेल की। बहुत बढ़िया सर। तो यहाँ आपकी आज की न्यूज़ भाई समाप्त होती हैं भाई मेरे। तो मैं होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप इसको देखोगे ढंग से, प्लस आप PDF भी इसकी गो थ्रू करोगे टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन करके, और आप नेक्स्ट वीक मेरे से ज़रूर मिलोगे। ठीक है मेरे दोस्त, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीक।